ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या है, HDI, ये डेवलप किया गया है महबूबुल हक की तरफ से। उसके लिए उन्होंने 3 डायमेंशंस बताई हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज जिसमें आ जाती है स्कूलिंग और एजुकेशन, और उसके बाद है GNI जो कि है ग्रॉस नेशनल इनकम। और इसके साथ हम मजीद आगे जो पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक लेवल। इकोनॉमिक लेवल में अब क्या है, इसमें हमारे पास 4 चीज़ें हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है: GDP, GNP, GNI एंड PCI। सबसे पहले है जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसमें क्या होता है कि वो इनकम इसमें इंक्लूड की जाती है जो कंट्री के अंदर होती है, और इसके अंदर वो इनकम नहीं इंक्लूड की जाती जो हम आउटसाइड से रिसीव करते हैं। GNP बेसिकली इंक्लूड ग्रॉस इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर जनरेट की जाती है, एज वेल एज द नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड। इसमें वो भी इनकम इंक्लूड की जाती है जो हम आउटसाइड से रिसीव करते हैं। GNI क्या है? इट इज़ ए ग्रॉस इनकम जनरेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री, इसमें विद इन द कंट्री है, एंड ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम भी इसमें इंक्लूड की जाती है जो हम अब्रॉड से रिसीव करते हैं। पर कैपिटा इनकम PCI, इट मेजर्स द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन। पर कैपिटा इनकम वो है कि जो हम एवरेज इनकम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पर पर्सन। इसके अलावा आते हैं इन स्पेसिफाइड ईयर्स। स्पेसिफाइड ईयर्स में लाइक हम काउंट डाउन जब करते हैं तो हम देखते हैं लास्ट 3 ईयर्स में पर पर्सन पाकिस्तान में इतनी इनकम ले रहा है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इसका अगर हम ये देखें इसका फॉर्मूला, तो ये इस तरह होता है: द टोटल एरिया को डिवाइड किया जाएगा जितनी इनकम टोटल पॉपुलेशन ले रही है उसके साथ। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ PCI। आगे चलते हैं मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडिकेटर्स। These goals were adopted by UN. In the year 2000, the health-related Millennium Development 8 goals and their 48 indicators of progress are. अब उसमें इसने बताया है कि डेवलपमेंट के लिए मिलीनियम ने जो गोल्स बनाए उसके 8 गोल हैं और 48 इंडिकेटर्स हैं फॉर प्रोग्रेस। कि प्रोग्रेस के लिए हमें इन इंडिकेटर्स को पास करना पड़ेगा। सबसे पहले उसने कहा है गोल 1 में इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, हम मिनिमाइज करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। इसके लिए हमारे इंडिकेटर्स क्या है? प्रिवलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। उसके अलावा है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो मिनिमम लेवल ऑफ डाइटरी एनर्जी कंजप्शन, और इसके साथ है ईयर्स ऑफ इसमें हमारे पास 2 इंडिकेटर हैं। पहला उसने कहा है कि अंडरवेट चिल्ड्रन जो 5 years के अंडर एज है, हम उनको पहले उनकी प्रेवलेंस कम करेंगे, और उसके अलावा उसने कहा है कि हम इसमें डाइटरी एनर्जी कंजप्शन जो बिलो है मिनिमम लेवल से, हम उसको नोट डाउन करेंगे। इन 2 काम करने से हमारे पास क्या होगा? पॉवर्टी और हंगर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। गोल 2 में देखा जाए तो क्या है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ये यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है, और उसके साथ है इसमें हम इस गोल 3 में उसने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ये यूनिवर्सली हर जगह पे जो है वो होनी चाहिए। उसके अलावा है गोल 3, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा और वुमेन एम्पावर को प्रमोट किया जाएगा। गोल 3 में हमारे पास रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। अब उसने कहा है इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसके इंडिकेटर है हमारे पास 3 इंडिकेटर, नंबर 13, 14 एंड 15। अब हम इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह इसको देखना है कि हम किस तरह चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है ना, शरह मौत जो है, हम उसको किस तरह कम कर सकते हैं। सबसे पहले उसने कहा है इंडिकेटर 1 है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 का जो मोर्टेलिटी रेट है उसको हम नोटिस करेंगे, और उसके अलावा आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जब बच्चे पैदा होते हैं जो उनका मोर्टेलिटी रेट है, हम उसके साथ उसको कम करेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ 1 year चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मीजल, और इसके साथ हम देखेंगे प्रोपोर्शन उसका जो 1 year चिल्ड्रंस हैं वो मीजल्स के अगेंस्ट जो है इम्यूनाइज्ड वैक्सीनेटेड हुए हैं या फिर नहीं। इससे हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी। उसके बाद आ जाता है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। वो किस तरह करेंगे? इसके भी हमारे पास 2 इंडिकेटर है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को हम उसके लिए कम करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सोनल। अब उसने कहा है कि इसके साथ हम पहले तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को इसको इम्प्रूव करेंगे। किस तरह? हम उसकी रेशो को काउंट डाउन करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि बर्थ डिलीवरी के स्किल्ड पर्सनल होने चाहिए, स्किल्ड प्रोफेशनल होने चाहिए जो डिलीवरी कर रहे होते हैं।
गोल 3 में हमारे पास कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़, इसके साथ इंडिकेटर है, इंडिकेटर नंबर 18, 21, 22, 23 एंड 24। एड्स और मलेरिया एंड अदर डिजीज़, उसकी हम प्रेवलेंस को किस तरह जो है वो कम कर सकते हैं और किस तरह हम उसको असेस कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इंडिकेटर नंबर जो है हमारे पास 18, उसका क्या मतलब है और उसको हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने मिनिमाइज़ करना है उससे एड्स और HIV, मलेरिया, इस तरह की डिजीज़ को हम लोगों ने just like we have to fight with these type of diseases to minimize them। तो इसके लिए जो indicators हैं वो हम देखते हैं। इंडिकेटर नंबर 18, HIV prevalence among young people aged 15 to 20 years। उसकी प्रेवलेंस HIV की जो ज़्यादा है वो है 15 to 20 years, ये हमारा इंडिकेटर है। उसके अलावा मतलब हमने जो इतने पेशेंट्स, इतने पर्सनस हैं, इतने लोग हैं, उनमें से सिर्फ हमने जो हमारे फोकस पेशेंट्स हैं वो है 15 to 24 ईयर। इंडिकेटर नंबर 21 है प्रेवलेंस एंड डेथ रेट एसोसिएटेड विद मलेरिया। जो डेथ रेट है एसोसिएट है मलेरिया के साथ, हम उसको देखेंगे, उनकी प्रेवलेंस देखेंगे। और इसके अलावा इंडिकेटर नंबर 22 में है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन मलेरिया रिस्क एरिया यूजिंग इफेक्टिव मलेरिया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मेजर्स। Indicator number 23, prevalence and death rates associated with tuberculosis. Indicator number 24, proportion of TB cases directed and cured under directly observed treatment short course dots। बेसिकली हमने क्या करना है, जो TB के हैं पेशेंट्स या फिर जो हैं हमारे पास मलेरिया और HIV के पेशेंट्स, हमने उनकी प्रेवलेंस चेक करनी है, हमने उनका डेथ रेट चेक करना है और हमने उनका प्रोपोर्शन देखना है अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट के। उसके बाद है गोल नंबर 7, इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग सॉलिड फ्यूल। इसका इंडिकेटर नंबर 29 है। सॉलिड फ्यूल के अकॉर्डिंग हम उसका प्रोपोर्शन देखेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और इंडिकेटर नंबर 30 में है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू एन इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स। फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे पास वाटर सोर्स और अर्बन एंड रूरल जो अवेलेबिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। और इसके अलावा इंडिकेटर नंबर 31, प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन विद एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। अर्बन पॉपुलेशन के लिए जो है वो सैनिटेशन इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। और इसके साथ है हमारे पास लास्ट गोल है जो कि गोल नंबर 8 है, डेवलप ए गोल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। और इसमें डेवलप करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए। और इसके बाद हमारे पास है एक इंडिकेटर जो कि है इंडिकेटर नंबर 46, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विद एक्सेस टू अफोर्डेबल असेंशियल ड्रग्स ऑन ए सस्टेनेबल बायसिस। जो असेंशियल ड्रग्स हैं उनके लिए वो पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जो कि है 2015 to 2030। इन 70th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली ऑन 15 सितंबर 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर चेंज्ड। 2015 में 15 सितंबर को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो चेंज हो गए, जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो ये हैं, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, और इसके साथ है जेंडर इक्वलिटी। और इसके साथ हम देखते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और हमारे पास है 8 नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और 9 पे है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिड्यूस इनइक्वलिटीज, सस्टेनेबिलिटी सिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। और लास्ट है हमारे पास 12th नंबर पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 पे है क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर। और 14 पे है लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स। ओके, सो पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स ये यहाँ तक है। बेसिकली इसके आप सिर्फ पॉइंट्स अंडरस्टैंड करें कि इनमें हम इसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि 70th सेशन में UN ने अपनी 15 सितंबर 2015 में क्या किया, मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स थे, जो कि 8 गोल्स हैं और उसके 46 इंडिकेटर्स थे, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो उन्होंने बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर उसने डिफरेंट 17 पॉइंट्स बताए हैं, लाइक नो पॉवर्टी। द फर्स्ट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्स टू एंड पॉवर्टी। उनका फर्स्ट एम ये था कि पॉवर्टी को एंड किया जाए। ज़ीरो हंगर इज पोज टू एंड हंगर, उनके लिए जो था कि 2030 में जो है ना वो पाकिस्तान में ज़ीरो हंगर। सो दीज आर द 17 पॉइंट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, इसके साथ है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स।
An attribute that is significantly associated with development of a disease, risk factor वो होते हैं जो significantly disease के साथ जो है वो attribute कर रहे होते हैं कि वो risk factor जिनकी वजह से disease जो है वो ज़्यादा progress कर रही होती है या जिसकी वजह से कोई हमें serious complications जो है वो face करनी पड़ती हैं. A determinant increasing the possibility of अक्रेंस ऑफ डिजीज. ये डिटर्मिनेंट जो है बेसिकली क्या करता है, पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होती है कि डिजीज़ की अक्रेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है. एजेंसीज कंसर्न्ड विद ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज़, जिसके अंदर आ जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल पार्ट. और उसके बाद आ जाता है कंटोनमेंट बोर्ड्स और रेलवे एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी काउंसिल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट. तो एंड पे है हमारे पास ये दो कंपैरिजन टेबल हैं. सबसे पहले जो है वो है कंपैरिजन बिटवीन क्लिनिकल मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन. क्लिनिकल मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन क्या है? एम, ऑब्जेक्टिव, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, डायग्नोसिस, एक्शन प्लान, एवेल्यूएशन. एम में वो कहता है टू शॉर्टन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन ए डिजीज पर्सन. क्लिनिकल मेडिसिन का बेसिकली एम क्या है कि मॉर्बिडिटी को जो है ना वो शॉर्टन की जाए, डिजीज़ टाइम पीरियड जो है वो शॉर्टन किया जाए और प्रिवेंट किया जाए डिजीज़ से. टू रिड्यूस अननेसेसरी मॉर्बिडिटी एंड प्री मेच्योर मोर्टेलिटी इन ए होल पॉपुलेशन. कम्युनिटी मेडिसिन का बेसिकली क्या होता है कि वो रिड्यूस करती हैं मॉर्बिडिटी रेट को और उनका प्लान होता है कि होल पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी रेट कम किया जाए. क्योर डिजीज़ ऑफ पेशेंट, क्लिनिकल मेडिसिन कहती है कि पेशेंट की डिजीज़ को क्योर किया जाए. इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी मेडिसिन का काम है हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहिए. क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट, पॉपुलेशन डाटा, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिजीज पैटर्न, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज. डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड प्रोबली डायग्नोसिस. कम्युनिटी डायग्नोसिस होती हैं इसमें ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी विद प्रोग्राम और फॉलोअप असेसमेंट. एवेल्यूएशन ऑफ चेंज इन हेल्थ स्टेटस. बेसिकली ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि क्लिनिकल मेडिकेशन से क्या चेंजेस आती हैं और कम्युनिटी मेडिकेशन से क्या क्या चेंजेस आती हैं. कम्युनिटी मेडिकेशन बेसिकली हमारी हेल्थ स्टेटस को प्रमोट कर रही होती है और उसके साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, अपने अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाती है और पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करके उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उनको ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस बताती है. कंपैरिजन बिटवीन क्लिनिकल मेडिसिन एंड एपिडेमोलॉजी. क्लिनिकल मेडिसिन क्या करती है? यूनिट ऑफ स्टडीज केस, यूनिट ऑफ स्टडीज द डिफाइंड पॉपुलेशन. यूनिट ऑफ स्टडी जो बेसिकली एपिडेमोलॉजी में होता है वो होती है डिफाइंड पॉपुलेशन होती है. और यूनिट ऑफ स्टडी जो होता है वो क्लिनिकल मेडिकेशन में बेसिकली किसी पेशेंट का केस होता है. फिजिशियन इज कंसर्न विद द डिजीज इन द इंडिविजुअल पेशेंट. फिजिशियन जो होता है हमारा डॉक्टर जो होता है वो बेसिकली कंसर्न किसके साथ कर रहा होता है? डिजीज़ के साथ, ना कि पेशेंट के साथ. फिजिशियन मेक्स डायग्नोसिस आफ्टर एग्जामिनेशन एंड प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट. पेशेंट कम्स टू द डॉक्टर. अब इसमें क्या होता है कि फिजिशियन जो है वो क्या करता है, पेशेंट के एग्जामिनेशन के बाद उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देता है और पेशेंट जो है वो फॉलोअप के लिए डॉक्टर को फॉलो करता रहता है. यूनिट उसके बाद आ जाता है एपिडेमोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद द डिजीज पैटर्न इन द एंटायर पॉपुलेशन. एपिडेमोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो डिजीज पैटर्न को एंटायर पॉपुलेशन में देखता है और उसके बाद ट्राइज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ स्प्रेड, कि वो किस तरह ये इन्फेक्शन जो है इस कम्युनिटी में आया और वो किस तरह स्प्रेड हुआ. गोज इनटू द कम्युनिटी. और एपिडेमोलॉजिस्ट का मेन फोकस होता है कि ये डिजीज़ किस तरह पॉपुलेशन में फैली. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. और इसके साथ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.